श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार नागर का आपको सादर प्रणाम। आज मैं आपको संस्कृत के महाकवि कालिदास द्वारा रचित उनके प्रथम नाटक मालविकाग्निमित्रम की रोचक कथा सुनाने जा रहा हूं। श्रोताओं, महाकवि कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रम और उर्वशी। इनमें जो सबसे पहला नाटक है वो मालविकामित्रम है और ये नाटक ईसा से लगभग 1 शताब्दी पहले लिखा गया और इसमें महाकवि कालिदास ने ऐतिहासिक घटनाओं को काल्पनिक घटनाओं के साथ जोड़ा है। यानी इस नाटक के बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो ऐतिहासिक हैं। अब मैं इसके आपको पात्रों का परिचय देता हूं। इस नाटक के जो नायक हैं, हीरो हैं, वो हैं विदिशा के राजा अग्निमित्र। और ये जो अग्निमित्र हैं, ये पुष्यमित्र के पुत्र हैं और पुष्यमित्र ने ही मौर्य वंश के जो अंतिम सम्राट हुए हैं बृहद्रथ, तो बृहद्रथ को मारकर 180 बीसी में, यानी ईसा से 180 वर्ष पूर्व शुंग डायनेस्टी की स्थापना की, शुंग राजवंश की स्थापना की। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और इनका जो शुंग डायनेस्टी का राज्य था ये काफी दूर तक था। बिहार में तिरहुत डिवीजन, उसके बाद नर्मदा नदी तक, और अवध और आगरा के जो प्रांत थे ये सब इनके राज्य में थे। तो पुष्यमित्र ने जब शुंग डायनेस्टी की स्थापना की तो अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का राजा बना दिया। तो अग्निमित्र जो विदिशा के राजा हैं, नौजवान हैं, युवक हैं, वो इस नाटक के नायक हैं। इसकी जो नायिका है वो मालविका है। मालविका वर्तमान में अपना परिचय छिपाकर जो अग्निमित्र की पटरानी है या प्रिंसिपल क्वीन है, सबसे बड़ी रानी जो है धारणी, उनके साथ उनके राजमहल में रहती है, उनकी सेविका के रूप में। ये कौन है? इस रहस्य का पर्दा महाकवि कालिदास ने अपने ये जो 5 अंक का नाटक है 5वें अंक में उठाया है। केवल अभी तो इतना ही है कि ये जो है राजा जो धारणी है, अग्निमित्र की पटरानी है, उनके एक भाई थे वीरसेन, और जो अग्निमित्र ने नर्मदा के किनारे एक किला था अनंतपालगढ़, तो अनंतपालगढ़ का कमांडर बनाया हुआ है। तो उन्होंने शिल्प कन्या के रूप में अपनी बहन धारणी को ये भेंट की थी कि इस लड़की का या जो इस युवती का जो रुचि है वो नृत्य और गायन में है, तो आप कृपया इसको नृत्य और गायन सिखाएं। इसकी आयु बहुत कम है, लगभग 14 से 16 वर्ष की आयु है। नाटक में जगह जगह इसको बाला कहा गया है, तो आयु बहुत कम है। तो ये जो मालविका है ये इस नाटक की जो है नायिका है। नाटक के अन्य पात्रों में पटरानी जो है सबसे बड़ी रानी धारणी है। रनिवास में यानी रानियों के महल में इनका एक छत्र राज्य है। राजा की भी इनके सामने कुछ नहीं चलती है, पूरा नियंत्रण है। और दूसरी जो रानी है इरावती, हालांकि वो बहुत सुंदर है लेकिन वो कभी कभी मदिरापान करती है। इसके अलावा एक और बौद्ध भिक्षुणी है
जिनका इस राज दरबार में, अग्निमित्र के दरबार में बहुत सम्मान है। युवती हैं लेकिन बौद्ध भिक्षुणी बन गई हैं, परिव्राजिका बन गई हैं, और इनका नाम कौशिकी है। राजा के दरबार में इनका बड़ा सम्मान है। ये भी इसकी एक प्रमुख पात्र हैं। इसमें एक विदूषक हैं, और श्रोताओं आपको पता होगा कि संस्कृत के प्राय सभी नाटकों में राजा का एक मित्र होता है, विदूषक। विदूषक का मतलब जोकर, जेस्टर, जो राजा को हंसाता रहता है, राजा के साथ रहता है। सामान्यतः ये ब्राह्मण होते थे, बहुत खाने वाले पेटू, और बड़े बुद्धिमान होते थे। समय समय पर राजा पर जो कोई मुसीबत आती थी तो उसमें उसकी सहायता करते थे, और राजा के गुप्त कार्यों में, विशेष रूप से जो प्रेम प्रसंग हैं, उनमें ये राजाओं की मदद करते थे। तो इसमें जो विदूषक है उसका नाम गौतम है, ब्राह्मण है, और ये राजा का मित्र है, बहुत बुद्धिमान है। अन्य पात्रों में विदर्भ के राजा यज्ञसेन हैं, उनका चचेरा भाई माधव सेन है, जिन दोनों में आपस में बहुत दुश्मनी है और सत्ता के लिए संघर्ष है। तो नंदी पाठ के बाद, यानी ईश्वर वंदना के बाद, सूत्रधार इस नाटक का प्रारंभ करते हैं, और जो राजा अग्निमित्र की पटरानी है, धारणी, उनकी दो सेविकाएं हैं। एक का नाम जो है वकुलवालिका है, वकुलावालिका, और दूसरी का नाम सौदामिनी है। ये दोनों एक महल से बाहर जा रही है वकुलवालिका, और सौदामिनी महल के अंदर आ रही है रनिवास में। ये दोनों पक्की सखियां हैं, द्वार पर मिलती हैं, एक दूसरे को नमस्कार करती हैं, और सौदामिनी वकुलवालिका से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हैं। तो वकुलवालिका बोलती है कि मैं, जो राजा धारणी है, मुझे उन्होंने आदेश दिया है कि मैं, जो इस राज दरबार के नाट्य आचार्य हैं, यानी नृत्य और गान सिखाने वाले आचार्य हैं गणदास, उनके पास जा रही हूँ, और ये जानने के लिए कि उनकी जो सेविका है मालविका, वो नृत्य में कैसी निपुणता हासिल कर रही है। रानी ने उसको नृत्य सीखने के लिए जो नृत्य के आचार्य हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, गणदास, इनके पास भेजा है। तो वो ये जानना चाहती हैं कि इनकी परफॉर्मेंस, इनकी प्रोग्रेस, यानी कैसी निपुणता ये हासिल कर रही हैं, और क्या आचार्य जी के लिए कोई परेशानी तो नहीं पैदा कर रही। मैं इस काम के लिए जा रही हूँ। दूसरी उसको पूछती है कि सौदामिनी आप कहाँ से आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं सोनार की दुकान से आ रही हूँ, स्वर्णकार की दुकान से। और रानी ने अपनी एक अंगूठी बनवाई है, जिसके ऊपर पत्थर में नाग की मुद्रा है, सर्प की मुद्रा है, सर्प अंकित है, यानी ये नाग मुद्रिका है, और बहुत विशेष तरह की मुद्रिका है। ये रानी की एक तरह से पहचान है, और मैं इसको लेके रानी के पास जा रही हूँ। फिर ये पूछती है सौदामिनी कि ये जो मालविका है, क्या राजा ने इसको देखा है। वो कहती है कि हाँ, राजा ने इसका चित्र देखा है। इसको वास्तविक रूप में तो अभी नहीं देखा है मालविका को, लेकिन राजा ने इसका चित्र देखा है। और राजा धारणी जो इनको नृत्य सिखाने भेजती है, उसका एक मात्र उद्देश्य ये है, किसी भी तरह राजा की नज़रों से इसको दूर रखा जाए। ये जो कन्या है मालविका, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, गुणवान है, इसका व्यवहार उच्च परिवारों जैसा है। तो रानी चाहती है कि राजा की नज़र इस पर ना पड़े, इसलिए वो इनको नृत्य सिखाने भेज देती है काफ़ी समय के लिए। तो उसने कहा कि ये कब देखी है, इस चित्र कब देखा। कि एक दिन की बात है कि
महारानी ने अपना एक चित्र बनवाया अपने चित्रकार से चित्रशाला में, और उनके बगल में ये लड़की जो है मालविका, इनका चित्र भी बनवाया। अभी चित्र के रंग सूखे भी नहीं थे कि रानी गौर से चित्रशाला में अपने इस चित्र को देख रही थी, जिस चित्र में उनके साथ ये मालविका है युवती। अचानक राजा अग्निमित्र वहाँ आ जाते हैं। रानी उनको बैठाती है अपने पास ही, वो भी चित्र को देखते हैं, और चित्र में रानी के पास जो ये कन्या है अपूर्व सुंदरी चित्र में दिखाई दे रही है, इसके बारे में पूछते हैं कि रानी साहिबा ये कौन है। रानी जानबूझ के चुप रहती है। फिर दोबारा पूछते हैं कि रानी मैंने पूछा कि ये कन्या कौन है, वो फिर चुप रहती है। अचानक जो इनकी पुत्री है वसुलक्ष्मी, अभी बहुत छोटी बच्ची है, वो आ जाती है और वो बोल देती है कि ये तो मालविका है। बाल सुलभ आदत के अनुसार ही उसको क्या पता, वो बता देती है कि ये तो मालविका है। राजा चले आते हैं अपने दरबार में। उनके जो मंत्री हैं वहां तक वो उनको एक पत्र दिखा रहे हैं जो विदर्भ के राजा यज्ञसेन ने उनको भेजा है। वास्तव में ये जो पत्र आया है, ये राजा अग्निमित्र ने एक पत्र लिखा था विदर्भ के राजा यज्ञसेन को, उसका उत्तर है। राजा विदर्भ सेन को लिखा गया था, विदर्भ के राजा यज्ञसेन को अग्निमित्र ने लिखा था कि हमें ज्ञात हुआ है कि आपने हमारे मित्र माधव सेन जो अपनी कन्या को लेकर विदिशा आ रहे थे और अपनी कन्या की अपने बहन को लेकर आ रहे थे, आपने उनको ऊपर हमला किया आपके सैनिकों ने और उनको बंधक बना लिया है। आप कृपया तुरंत जो है माधव सेन को कारागार से छोड़ दीजिए। ये पत्र अग्निमित्र ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को लिखा। यज्ञसेन ने लिखा कि आपके पास भी मेरा एक साला है जो मौर्य राज्य में मंत्री था, आप उसको छोड़ दीजिए तो मैं माधव सेन को छोड़ दूंगा। और माधव सेन की जो बहन है ये रास्ते में कहीं गुम हो गई है, लापता हो गई है, मैं इसको खोजने की कोशिश कर रहा हूं। अग्निमित्र इस पत्र को देखकर नाराज हो जाता है। वो आदेश देता है कि वीरसेन को कहो कि वो जो है विदर्भ को जड़ से समाप्त कर दे, इस राज्य को समाप्त कर दे। मंत्री कहता है राजा जैसी आपकी आज्ञा हो। और इसी बीच में ये जो विदूषक है गौतम, ये आ जाता है। इन लोगों को श्रोताओं सारी घटनाओं का, रत्ती रत्ती घटनाओं का, राज्य में कहीं भी कुछ भी, चाहे राजमहल के अंदर हो, दरबार में हो, सब घटनाओं की जानकारी रहती थी। तो जब विदूषक आ जाता है तो राजा इससे कहता है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे चित्र देखा है मालविका नाम की एक युवती का, आप मुझे किसी भी तरह से इस मालविका के दर्शन कराओ, मुझे दिखाओ वास्तव में। तो विदूषक कहता है कि मैंने इसका इंतजाम, मुझे पहले ही पता चल गया था कि आप इसको देखने के लिए आतुर हैं, तो मैंने इसका पहले ही इंतजाम कर दिया है। तभी जो है दो व्यक्तियों के लड़ने की आवाज आती है दरबार के बाहर से। दरबार कहता है कि दोनों जो हमारे नृत्याचार्य हैं, नृत्य के गुरु हैं, गणदास और दूसरे हरदत्त हैं, वो आपस में लड़ते हुए आपसे मिलना चाहते हैं। राजा उनको तुरंत बुलाते हैं। गणदास कहते हैं कि ये जो हरदत्त है ये अपने को बहुत बड़ा मानता है, मेरे से भी बड़ा, और ये कहता है कि आप मेरे सामने कुछ तुच्छ हैं, पैरों की मेरी धूल भी नहीं है। मैं यदि समुद्र हूं तो आप तो एक पोखर के समान है।
तो इस प्रकार ये मुझे नीचा दिखाता है, जबकि राजन मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है, मेरी आयु भी ज़्यादा है। दोनों जब इस प्रकार लड़ रहे हैं तो वो कहते हैं कि राजन आप इस बात का फैसला कीजिए कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो राजा सोचता है, फिर कहता है अपने दरबार के जो दूत हैं कि ये जो गणदत्त हैं, गणदास हैं ये, क्योंकि रानी के आश्रयदाता हैं, इसलिए रानी धारणी को और उनके साथ में जो बौद्ध भिक्षुणी है कौशिक को, दोनों को बुलाया जाए दरबार में। वही इस बात का फैसला करेंगी कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। दोनों रानियां, जो रानी धारणी और उनके साथ जो ये बौद्ध भिक्षुणियां हैं, भिक्षुणी कौशिकी, ये दरबार में आ जाती हैं। राजा इनको बताते हैं कि भाई इन दोनों जो नृत्य के आचार्य हैं, इनमें कौन बड़ा कौन छोटा, कौन ज़्यादा विद्वान है, इसको लेके झगड़ा है, आप इस बात का फैसला कीजिए। तो रानी धारणी कहती है कि इस बात का फैसला तो ये जो बौद्ध भिक्षुणी है, ये इनको बहुत अनुभव है और इसका जो है निष्पक्ष जो फैसला करेंगी यही करेंगी। तो राजा कहता है ठीक है, और इन दोनों जो नृत्य के आचार्य हैं इनसे कहता है कि भाई आप अपना शास्त्रार्थ शुरू करो। तो ये जो बौद्ध भिक्षुणी है कहती है शास्त्रार्थ की क्या जरूरत है, ये तो कला के गुरु हैं, नृत्य और गायन सिखाते हैं, इनका जो फैसला है वो शास्त्रार्थ से नहीं होगा। इनको अपने अपने शिष्याओं का प्रदर्शन कराना पड़ेगा नृत्य और गायन का, उससे पता चलेगा कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। राजा और विदूषक जो है इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि रानी धारणी बिल्कुल नहीं चाहती है कि यहाँ पर मालविका आए और वो नृत्य और गायन का प्रदर्शन करे, लेकिन सब लोग एक राय से कहते हैं कि हाँ, केवल प्रदर्शन से ही, शिष्याओं के प्रदर्शन से ही इस बात का फैसला किया जा सकता है कि दोनों में कौन श्रेष्ठ हो। और ये तय किया जाता है क्योंकि आयु में गणदास बड़े हैं, तो सबसे पहले जो इनकी शिष्या है वो अपना नृत्य और गायन प्रस्तुत करेगी। उसके बाद हरदत्त की शिष्या, और आप लोग जाइए रंगशाला में, तैयारी कीजिए, और जैसे ही मृदंग की आवाज आएगी हम लोग सब वहां पहुंच जाएंगे। कुछ ही देर पश्चात जो है ये लोग चले जाते हैं, तैयारी करते हैं, और कुछ देर पश्चात मृदंग की आवाज सुनाई देती है। तो राजा अग्निमित्र, उनका मित्र विदूषक, धारणी रानी, ये जो बौद्ध भिक्षुणी है, और भी राज दरबार के बहुत सारे जो अधिकारी हैं, तो सब लोग जो है रंगशाला में पहुंच जाते हैं, वहां बैठ जाते हैं अपने अपने आसनों पर। पर्दा उठता है और मालविका जो है आती है। जैसे ही राजा अग्निमित्र मालविका को देखते हैं तो वो भौचक्के रह जाते हैं। दरअसल वो ये सोच रहे थे कि चित्र में जैसी मालविका है उतनी सुंदर शायद वास्तव में नहीं होगी। चित्र में चित्रकार ने इनको बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन जब वास्तव में वो मालविका को देखते हैं तो पता चलता है कि चित्रकार इनके रूप और सौंदर्य को ठीक तरह से नहीं उकेर सका है, ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। मालविका छलित नाम का एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य है, गायन के साथ किया जाता है, उसको प्रस्तुत करती हैं। इनके अंग प्रत्यंगों का जो मूवमेंट है, चलन है, और इनकी जो भाव्य भंगिमाएं हैं उसी के अनुसार इतनी सुंदर है कि वहां उस सभागार में उपस्थित सभी लोग राजा सहित आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक तो बहुत सुंदर है, दूसरे इनके गाने का बहुत अच्छी आवाज है, और तीसरे इनके जो नृत्य की भाव भंगिमाएं हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। तो राजा जो है बिल्कुल मोहित हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं इनको देखकर। नृत्य समाप्त होता है तो
ये इसको रोक लेती है, जो विदूषक है इसको रोकता है जाने से पहले कि आपने ब्राह्मणों को मिठाई क्यों नहीं खिलाई। मालविका को कहते हैं कितना बड़ा कार्यक्रम किया और कार्यक्रम शुरू करने से पहले ब्राह्मणों को मिठाई क्यों नहीं खिलाई, हंसाने के लिए सब लोग हंसते हैं। मालविका चली जाती है। अब हरदत्त का नंबर आता है कि वो अपनी शिष्या से नृत्य और गायन प्रस्तुत करें, लेकिन तभी जो बतालिक जो है ये चारण, ये जो भाट हुआ करते थे, जो मंगल गान से राजाओं को सुबह सुबह जगाते थे, यानी एक तरह से टाइम कंट्रोलर कही अंग्रेजी में, ये समय का नियंत्रण करते थे, राजा को जगाना है, समय का बताना है। तो वैतालिक आता है और कहता है कि दोपहर हो चुकी है, भोजन का समय हो गया है। सब लोग भोजन के लिए आमंत्रित है। ये जो विदूषक है ये भी कहता है कि वैद्य लोगों ने कहा है कि समय पे यदि भोजन ना किया जाए तो बहुत परेशानी होती है। तो राजा वास्तव में अब दूसरा नृत्य देखने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। उसको जो कुछ देखना था उसने देख लिया। वो नहीं चाहता हरदत्त की शिष्या से कोई नृत्य या गायन देखना। वो कहता है हाँ आप भोजन चलेंगे और आपका जो हम नृत्य है आपकी शिष्या का वो बाद में देखेंगे। सब लोग चले जाते हैं। इसी बीच में जो रानी है उसके बाग में एक बहुत ही प्रिय उसका गोल्डन रंग का अशोक का वृक्ष है और उसमें फूल नहीं खिल रहे हैं। कलियां आई हुई हैं लेकिन फूल नहीं खिल रहे हैं। तो उस बाग की जो मालिन है मधुलिका, वो दौड़ी दौड़ी राजा रानी के पास जाती है कि रानी आपके जो प्रिय अशोक के वृक्ष में फूल नहीं खिल रहे हैं, वसंत उत्सव आ गया है। वसंत में जहाँ और जो अशोक के वृक्ष हैं उन पे फूल आ गए हैं, लेकिन आप वाले अशोक के वृक्ष में अभी फूल नहीं आए हैं। श्रोताओं, संस्कृत साहित्य में एक जगह नहीं अनेक जगह एक प्रचलन है कि ऐसे अशोक के वृक्षों में जिसमें फूल नहीं खिलते हैं तो रानी, सुंदर रानियां, राजकुमारियां या सुंदर स्त्रियां जो हैं अच्छे कपड़े पहनकर, पैरों में महावर लगाकर, नूपुर पहनकर उसको अपने पैर से ठोकर मारती हैं, पैरों से आघात करती हैं। इसको दोहद क्रिया बोलते हैं। और अशोक का मनोरथ पूरा करना, मन की इच्छा पूरा करना। और कहते हैं ये दोहद करने से यानी पैर की ठोकर मारने से 4 या 5 दिन में अशोक के वृक्ष जो हैं वो फलने लगते, फूल खिलने लगते हैं। ये बहुत सारे संस्कृत साहित्य में भरा पड़ा है। तो रानी जो है तुरंत निर्णय लेती है कि भाई अशोक वृक्ष के लिए जब फूल नहीं खिल रहे हैं तो दोहद की क्रिया कराए। और मैं तो झूले से गिर गई। ये जो विदूषक है इसने ऐसी हंसी की बात कही कि मैं खिलखिलाकर हंसी और झूले से गिर गई, तो मेरे पैर में तो चोट लग गई है, मैं तो ये दोहद नहीं कर सकूंगी। तो मैं मालविका को नियुक्त करती हूँ कि वो जो है बाग में जाए और वहाँ अपने पैरों से जो है महावर लगाने के बाद, नूपुर पहनने के बाद पैर से आघात करे। और यदि 4-5 दिन में फूल आने लगे तो मैं मालविका का मनोरथ पूरा करूंगी। जो भी वो मांगेगी मैं उसको दूंगी। वो मालविका को दोहद क्रिया करने के लिए नियुक्त कर देती है। मालविका जो है अपनी सखी है वकुलावलिका, उसके साथ वहां चली जाती है। इसी बीच जो ये सब बातें जो हैं विदूषक को मालूम है, गौतम को। वो राजा से कहता है कि भाई रानी, जो दूसरी रानी इरावती है, उसने आपको बुलाया है झूला झूलने के लिए। एक फूलों का गुलदस्ता भी दिया है, कुबरक के फूलों का, और चलिए आप बाग में चलिए। तो वो दोनों भी बाग में आ जाते हैं और लताओं के पीछे देखते हैं कि भाई यहाँ पर मालविका है और उसकी जो सेविका है वकुल बालिका उसके पैरों में महावर लगा रही है और उसको
नूपुर पहना रही है और साथ साथ उसको राजा के प्रेम के बारे में भी बातचीत कर रही है। उससे कहती है कि राजा को लगता है आपसे प्रेम हो गया है। मालविका भी कहती है कि मेरे मन में भी कुछ ऐसा ही है। तो ये बातें जो है राजा और ये विदूषक जो है लता के ओर में ये सब बातें सुन लेते हैं। इसी बीच में जो दूसरी रानी है इरावती, जिसने राजा को झूला झूलने के लिए बुलाया है, वो भी अपनी एक सेविका निपुणिका के साथ आ जाती है। ये सारी बात वो भी सुन लेती है। वो बहुत नाराज हो जाती है। जब ये चलने लगती है ठोकर मारकर अशोक के पेड़ में, तो जो विदूषक है वो आ जाता है, उनको रोक लेता है कि मालविका ठहरो, क्या आपने राजा के प्रिय वृक्ष में पैर से ठोकर मारकर राजा का अपमान नहीं किया है? तो उसकी शिक्षा जो दूसरी उसके साथ सेविका है वकुलावली का, वो कहती है कि हमने तो रानी धारणी के आदेश का पालन किया है। और वो क्षमा मांगने लगती हैं। राजा के पैर में दोनों जो हैं गिर जाती है। राजा अपने हाथ से मालविका को उठाते हैं और कहते हैं भैया आपके पैर में ठोकर मारने से चोट तो नहीं लगी, दर्द तो नहीं है। और साथ साथ ये भी कहते हैं चलते समय कि जैसे आपने अशोक के वृक्ष का मनोरथ पूरा किया है, ऐसा हमारा भी मनोरथ पूरा करना, यानी हमारे से भी प्रेम करना। ये सारी बातें इरावती सुन लेती है। वो राजा को बहुत डांटती है, इनको भी डांटती है। ये तो चली जाती हैं दोनों, मालविका और उसकी जो सखी है वकुलावली का, क्षमा मांगकर चली जाती हैं। लेकिन वो राजा को बहुत डांटती है। मदिरा का सेवन करके आई है, पैर लड़खड़ा रहे हैं, राजा को मारने तक के लिए तैयार हो जाती है। राजा कहता है कि भाई हम तो आपका इंतजार कर रहे थे, आपको आने में देर हो गई तो समय पास करने के लिए इनसे बात करने लगे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन वो मानने वाली कहाँ थी। क्रोधित होकर चली जाती है, रनिवास में जाती है, बड़ी रानी के पास, पटरानी के पास। और वहां पर राजा की, विदूषक की, मालविका की और उसकी जो सहेली है वकुलावालिका की, इनकी शिकायत करती है बहुत और कहती है इनको सजा दीजिए। राजा धारणी जो है इन दोनों को, मालविका को और वकुलवालिका को, कारागार में बंद कर देती है। अंधेरी कोठरियों में बेड़ियां डालकर इनको डाल दिया जाता है। और जो कारागार की रक्षा करने वाली महिला है माधविका, उसको कह दिया जाता है कि जब तक मैं ना कहूं, यानी मेरी जो नाग मुद्रा जब तक ना देख लें आप, तब तक इनको किसी को भी नहीं छोड़ना है। यदि छोड़ना होगा तो मैं अपनी नाग मुद्रिका भेजूंगी, उस नाग मुद्रिका को देखकर ही इनको आप कारागार से छोड़ दो। राजा जो है झूले से गिरने पर पता चलता है तो रानी के पास जाता है, हालचाल पूछता है। वहां पर रानी पैर दबवा रही है और जो बहुत भिक्षुणी है वो इनको एक कहानी सुना रही है। लौटता है तो रास्ते में ये मिलता है विदूषक, और ये समाचार देता है कि रानी ने मालविका को और वकुलावालिका को कारागार में डाल दिया है। राजा बहुत चिंतित हो जाता है, कहता है भाई इनको छुड़ाने का कोई उपाय करो। वो कहता है मैंने उपाय सोच लिया है, लेकिन आओ कान में ये मैं आपको बताऊंगा। वो राजा के कान में कुछ बताता है। राजा कहता है ठीक है। अब ये क्या करता है, एक केतकी का कांटा तोड़ता है और अपने अंगूठे में छेद बना लेता है। हल्का सा खून निकलने लगता है। उसको जनेऊ से बांध के रोता चिल्लाता हुआ रानी के महल में पहुंचता है, बचाओ बचाओ, मुझे सर्प ने काट लिया है, सांप ने काट लिया है, अब बहुत जल्दी मैं मरने वाला हूँ, मेरी नसों में खिंचाव आ रहा है। राजा भी है वहाँ। राजा से कहता है मैं बचपन से ही आपके साथ हूँ, अब मैं मरने वाला हूँ, आप मेरी जो माता है जिसका कोई सहारा नहीं है उसका ध्यान रखना।
रानी से भी कहता है कि रानी जी, मेरे से जो गलतियां हुई हो मुझे माफ़ करना। रानी घबरा जाती है, राजा भी घबरा जाता है। राजा को तो पता है असलियत में दिखाने के लिए। रानी कहती है कि भाई राज्यवैद्य ध्रुव सिद्धि को बुलाया जाए। एक दरबार वहां जाता है और लौट के आता है कि ध्रुव सिद्धि ने कहा है कि मरीज को लेके तुरंत उनके स्थान पर लाया जाए मरीज को। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो घड़े में पानी भरकर और नाग मुद्रिका वाला, नाग की तस्वीर बनी हुई मुद्रिका से इनका विष उतारेंगे, इसलिए नाग मुद्रिका की जरूरत है। रानी तुरंत बिना किसी देरी के धारणी जो है वो नाग मुद्रिका दे देती है। वो डर जाती है कि कहीं ये मर गया विदूषक जो ब्राह्मण है तो ब्रह्म हत्या लगेगी। वो अपनी अंगूठी दे देती है। वो अंगूठी जो है विदूषक के पास पहुंच जाती है। वो जेल की जो सुपरिंटेंडेंट है माधवी, उसके पास जाता है और कहता है कि राजा के ग्रह बहुत खराब चल रहे हैं। जोशियों ने उन्हें बताया है कि जितने भी बंदी हैं उनके कारागार में उन सभी को छोड़ दिया जाए। और राजा ने मुझे ये मुद्रिका भी दी है, नाग मुद्रिका। वो देखती है, वो सारे बंदियों को छोड़ देती है। ये जो मालविका है और ये वकुला वालिका, ये भी छूट कर आ जाती हैं, रास्ते में मिलती हैं। और राजा और विदूषक इनको जो है समुद्र ग्रह में ले जाते हैं। श्रोताओं, जो पुराने राजा होते थे उनके महलों के नीचे अंडरग्राउंड कुछ ऐसे स्थान, कक्ष बने हुए होते थे जिनको समुद्र ग्रह कहा जाता था, लेक हाउस। और इनमें गुप्त कार्य राजा लोग करते थे, प्रणय वगैरह, किसी स्त्री वगैरह से, ये सब कार्यक्रम समुद्र ग्रह में होते थे। तो समुद्र ग्रह में चले जाते हैं चारों जने। वहाँ कोई बहाना भर के जो वकुल वालिका है वो कहती है मैं गेट पे आपका पहरा दे रही हूँ। और ये जो है विदूषक ये भी बाहर जाके एक पत्थर की स्लैब पर सो जाता है। और ये जो राजा है और ये मालविका है, ये आपस में बातचीत करते रहते हैं। इसी बीच में इरावती रानी जो है आ जाती है इसका हालचाल पूछने के लिए विदूषक का। और देखती है ये तो बड़े आराम से खर्राटे मार के सो रहा है, और सो ही नहीं रहा है, ये नींद में बड़बड़ा रहा है। कह रहा है कि हे मालविका, तुम इरावती को राजा के प्रेम के रास्ते से हटा दो, तुम राजा की प्रेमिका बन जाओ और इरावती को हटा दो। इरावती सुन लेती है, बड़ी नाराज होती है। और उसकी जो सेविका है निपुणिका, एक सांप जैसी मुड़ी हुई एक लकड़ी होती है, उसको इसके ऊपर फेंक देती है। ये डर जाता है, सांप 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 चिल्लाता है। अंदर से जो है बगलवालिका भी आ जाती है, राजा भी आ जाता है, मालविका भी आ जाती है। वो राजा को रोकती है कि आप सांप के पास मत जाओ। देखिए श्रोताओं, ये जो बोल रही है कि आप सांप के पास मत जाओ, ये इस बात को दर्शाता है कि उसके हृदय में राजा के प्रति कितना प्रेम है। रानी इरावती ये सब कुछ देखती है, बहुत नाराज होती है और रानी के पास, धारणी के पास संदेश भेजती है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इनको छोड़कर मेरे साथ धोखा किया है। इसी बीच जो मालिन है वो दौड़ी दौड़ी रानी के पास जाती है कि अशोक के वृक्ष में जो है फूल खिलने लगे हैं। तो रानी के लिए इससे बड़ा खुशी का समाचार नहीं है। रानी बहुत खुश हो जाती है, और क्योंकि ये जो फूल खिले हैं मालविका की ठोकर मारने से खिले हैं, और उसने कहा था कि मैं आपकी, यदि फूल खिल गए तो मैं आपका मनोरथ पूरा कर दूंगी। तो वे तुरंत जो है मालविका को बुलाती है। और जो ये कौशिकी है बहुत भिक्षुणी, ये कहती है कि रानी, सुना है आप स्त्रियों के श्रृंगार करने में बहुत निपुण है, आज आप इसका श्रृंगार कीजिए, मालविका का दुल्हन का श्रृंगार कीजिए। वो बड़ी खुश हो जाती है, इसको ले जाती है, बहुत सुंदर कपड़े पहनाती है सिल के, और दुल्हन का श्रृंगार करके लाती है। ये सभी लोग जो है बाग में जाते हैं, अशोक के वृक्ष के पास। राजा भी आ जाता है, विदूषक भी आ जाता है। इसी बीच में एक और सुखद समाचार आता है कि
वीरसेन ने जो है, जो विदर्भ का राजा था यज्ञसेन, उसको हरा दिया है। और दोनों भाइयों में जो चचेरे भाई थे यज्ञसेन और माधवसेन, उनमें आधा आधा राज बांट दिया है। और साथ साथ बहुत सारे धन जो है, रत्न आभूषण जो है, और 2 शिल्प कन्याएं वो भेंट में इस परिवार को दी जाती हैं, राजा धारणी को। तो 2 शिल्प कन्याओं में से ये कहती है मालविका से कि भाई एक कन्या आप ले लो, इसको आप अपनी सेविका बना के रखो। तो जब मालविका बोलती है तो वो दोनों जो कन्याएं आई हैं विदर्भ से, वो मालविका को पहचान जाती हैं कि राजकुमारी राजकुमारी, और उनके गले मिलके रोने लगती हैं। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई ये राजकुमारी है। तो वो बताती हैं कि भाई ये तो विदर्भ के जो राजा है माधव सेन, उनकी बहन है, राजकुमारी है। और जब राजा को बंदी बना लिया गया था तो ये बिछुड़ गई थी, और उसके बाद हमें पता नहीं कहाँ क्या हुआ। तो ये जो बौद्ध भिक्षुणी कहती है कि इसके बाद की कहानी मैं बताऊंगी। मेरा भाई सुमति जो राजा का माधव सेन का मंत्री था, मुझे और मालविका को लेके विदिशा की ओर बढ़ रहा था, और भी बहुत सारे यात्री थे। रात्रि में डाकुओं ने हमला किया और मेरे भाई को मार दिया। मैं बेहोश हो गई। सुबह जब मेरी नींद मैं बेहोश आई तो मैंने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया, लेकिन मालविका का पता नहीं चला। बाद में पता चला कि डाकू ने मालविका को वीरसेन को दे दिया, और वीरसेन ने अपनी बहन धारणी को दे दिया। तो इस प्रकार यह है, ये यहाँ महल में पहुंची। तो रानी कहती है भाई भिक्षुणी से कि आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि ये राज परिवार से है। मैंने तो इनके साथ बड़ा अत्याचार किया। चंदन का उपयोग मैंने खड़ाव बनाने में किया। कहते हैं चंदन को पैरों में नहीं पहना जाता है। तो इतने राज परिवार की जो ये लड़की थी, मैंने दासी बनाकर रखा। उसने कहा इसका भी एक कारण है। जब इनके पिताजी जिंदा थे तो एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष आए थे। उन्होंने कहा था कि ये लड़की 1 साल कहीं दासी बन के रहेगी, और उसके बाद किसी राज परिवार में ही इसकी शादी होगी। तो जब मैं यहाँ आई आपके पास तो मैंने देखा कि ये आपकी दासी है, तो मैं चुप रही कि इसका 1 साल पूरा हो जाएगा तो हो सकता है दूसरी बात भी पूरी हो जाए। इसी बीच समाचार मिलता है कि जो अग्निमित्र का लड़का है वसुमित्र, उसने जो एक इनके अग्निमित्र के पिता पुष्यमित्र ने अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए जो घोड़ा छोड़ा था, उसको जब उन्होंने सिंधु नदी के किनारे पकड़ लिया था, उनसे छुड़ा लिया है। उनको हरा के घोड़ा वापिस आ गया है। राजा बहुत खुश है। उसने सबको अश्वमेघ यज्ञ में शामिल होने के लिए बुलाया है। रानी धारणी और खुश हो जाती है, और ये जो मालविका है इसकी शादी जो है राजा अग्निमित्र से कर देती है। इस प्रकार ये जो महाकवि कालिदास द्वारा लिखित नाटक है 5 अंकों का, ये समाप्त होता है। श्रोताओं, अब मुझे आज्ञा दीजिए, और यदि आपको मेरा ये नाटक पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।